नमस्कार साथियों, CEC व्याख्यान माला में आपका हार्दिक अभिनंदन वंदन। जैसा कि आप जानते हैं, हम हिंदी साहित्य के अंतर्गत जो कालजयी रचनाकार और उनकी कालजयी रचनाएं हुई उन पर चर्चा कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत हमने तुलसीदास के व्यक्तित्व पर, उनकी रचनाओं को लेकर बात की। फिर मैथिली शरण गुप्त जी के व्यक्तित्व, उनकी रचनाओं के बारे में, साकेत आदि के बारे में बात की। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हमारी चर्चा का विषय रहेगा जयशंकर प्रसाद, जो छायावाद के प्रतिनिधि साहित्यकार हैं। साहित्य की विभिन्न विधाओं में उन्होंने साहित्य रचना की, कविता के क्षेत्र में भी और गद्य के क्षेत्र में भी। कविता के क्षेत्र में उन्होंने महाकाव्य की भी रचना की, गीति काव्य की, खंड काव्य की रचना की, गीत प्रगीत की रचना की, और गद्य के क्षेत्र में नाटक, निबंध, उपन्यास, कहानी, नाटक सम्राट माने जाते हैं और उनके नाटक तो बहुत प्रचलित रहे हैं। और मूलतः ये छायावाद को प्रतिस्थापित करने वाले एक हिंदी साहित्य के अंतर्गत एक नवीन प्रवृत्ति को, नवीन शैली को प्रस्तुत करने वाले कवि के रूप में जाने जाते हैं। प्रेम और सौंदर्य के कवि कहलाते हैं। बहुमुखी प्रतिभा के धनी कवि थे। उनका जो कवि रूप है, एक नाटककार का रूप है, कहानीकार का रूप है, एक कवि रूप है। तो आज हम चर्चा करेंगे उनके कवि रूप पर, उनकी काव्य यात्रा को लेकर के। किसी भी रचनाकार की रचना को जानने से पहले, उनकी साहित्यिक यात्रा को समझने से पहले आवश्यक होता है कि हम उनके व्यक्तित्व को जानें, क्योंकि व्यक्तित्व का सीधा प्रभाव उनकी रचनाओं पर दिखता है। जयशंकर प्रसाद का अगर हम बाल्यकाल देखें तो उनको बाल्यकाल में ही साहित्य और कला में रुचि रही। मात्र 9 वर्ष की अल्पायु में ही उन्होंने ब्रज भाषा में सवैया की रचना की। तो इसका अभिप्राय ये हुआ कि उनमें जन्मजात प्रतिभा थी। 9 वर्ष की अल्पायु, जब बच्चा पूरी तरह से समझ भी नहीं पाता, और ऐसे समय में वे सवैया की रचना कर रहे हैं। विद्यालयी शिक्षा, उन्हें औपचारिक शिक्षा उतनी प्राप्त नहीं हुई, मात्र 7वीं कक्षा तक पढ़े क्वींस कॉलेज में, परंतु उनका स्वाध्याय रहा। घर में ही रहते हुए उन्होंने संस्कृत, हिंदी, उर्दू, अंग्रेज़ी भाषाओं की शिक्षा प्राप्त की और एक बहुत बड़े गंभीर अध्येता रहे। स्वयं उन्होंने वेद, इतिहास, पुराण, साहित्य शास्त्र, बौद्ध धर्म, दर्शन का ज्ञान प्राप्त किया। और इनकी पहली कविता सावक पंचक 1906 में भारतेंदु पत्रिका में प्रकाशित हुई। प्रारंभ में इन्होंने भी एक उपनाम रखा कलाधर, और उस नाम से लेखन प्रारंभ किया, और बाद में चलकर के प्रसाद के नाम से लिखते हैं। यद्यपि इनका जन्म एक संपन्न अभिजात्य परिवार में हुआ था, सुगनी साहू परिवार माना जाता था। इनके पिता का बहुत बड़ा व्यापार था, परंतु ये मात्र बहुत छोटी अवस्था में ही थे अभी, तो इनके पिता की मृत्यु हो गई और व्यापार इनके बड़े भाई ने संभाला, और कुछ समय बाद बड़े भाई की भी मृत्यु हो गई। तो पूरे परिवार का उत्तरदायित्व इन पर आ गया और इनका जीवन संघर्षमय रहा, क्योंकि ऋण बहुत चढ़ गया था और इनकी रुचि साहित्य में अधिक रहती थी। व्यापार करते थे अपने पारिवारिक जिम्मेदारी को निभाते हुए, और वहाँ भी जब भी समय मिलता था तो वे कविता लिखते थे, वहाँ बैठकर रचना करते थे। परंतु पारिवारिक जीवन और विशेष रूप से गृहस्थ जीवन भी उनका सुखमय नहीं रहा। पहले विवाह किया तो वो पत्नी को क्षय रोग हो गया, और उस समय तो तपेदिक क्षय रोग का कोई इलाज भी नहीं होता था, और विपत्नी जो है वे मृत्यु को प्राप्त हो जाती है। फिर दूसरा विवाह करते हैं, तो क्योंकि वो क्षय रोग के कीटाणु घर में ही प्रवेश कर गए थे, तो दूसरी पत्नी की भी 2 वर्ष बाद ही क्षय रोग से मृत्यु हो जाती है।
फिर ये विवाह नहीं करना चाहते, पर घर की जिम्मेदारियों को देखते हुए, साथियों के समझाने पर, परिवार वालों के समझाने पर फिर तीसरा विवाह भी करते हैं। और 1889 में जन्म होता है और 1937 में इनकी मृत्यु हो जाती है। बहुत अल्पकाल का इनका जीवन रहा और पारिवारिक दृष्टि से जीवन संघर्षमय रहा। अनेक उत्तरदायित्व रहे, कष्ट सहन करने पड़े, परंतु कविता के क्षेत्र में, रचना के क्षेत्र में इन्हें पर्याप्त ख्याति प्राप्त हुई। अपने ही समय में अधिकांशतः क्या होता है कि जब कोई रचनाकार रचना करता है तो उसके समय में, समकालीन समय में उसकी पहचान नहीं बन पाती है, परंतु जयशंकर प्रसाद की रचनाएं उनके अपने जीवन काल में ही इतनी प्रसिद्धि हुई कि जयशंकर प्रसाद लब्ध प्रतिष्ठित कवियों में, साहित्यकारों में उनका स्थान गिना जाने लगा। विविध साहित्य गोष्ठियों में उन्हें आमंत्रित किया जाता था, साहित्यिक चर्चाओं में उनका सम्मान किया जाता था। अब हम मित्रों बात करेंगे जयशंकर प्रसाद की काव्य यात्रा को लेकर के। 1909 में छोटे से जब थे तब से उन्होंने साहित्य रचना करनी प्रारंभ कर दी, और जब उन्होंने साहित्य के क्षेत्र में लेखन प्रारंभ किया तो इतिहास की दृष्टि से देखते हैं तो वह काल द्विवेदी युग का था। 1903 में द्विवेदी जी सरस्वती पत्रिका का संपादन कार्य संभालते हैं और 1918 तक द्विवेदी काल रहा, जिसमें उन्होंने साहित्य के क्षेत्र में भाषा की परिष्कृति पर, भाषा के सुधार पर विशेष बल दिया और काव्य और गद्य दोनों की भाषा एक होनी चाहिए, इस पर बल दिया। भारतेंदु युग में, जो इससे पूर्व का युग था, उसमें काव्य की भाषा ब्रज थी और गद्य की भाषा खड़ी बोली प्रारंभ हो गई थी। उस समय जो नाटक, कहानी आदि लिखे गए वो खड़ी बोली में लिखे जा रहे थे, परंतु कविता पद्य में ही हो रही थी, ब्रज भाषा में ही हो रही थी। फिर जब द्विवेदी युग आता है तो द्विवेदी युग में विशेष रूप से महावीर प्रसाद द्विवेदी, वह खड़ी बोली को पद्य की भाषा अपनाने के लिए विशेष बल देते हैं, परंतु प्रसाद ब्रज भाषा के लालित्य पर, माधुर्य पर मुग्ध थे और उस समय कविता हो भी ब्रज में रही थी, तो इन्होंने भी प्रारंभिक काल में ब्रज भाषा में ही लेखन प्रारंभ किया और इनका पहला काव्य संग्रह चित्राधार मिलता है, जो ब्रज भाषा में रचित है। इसका प्रथम संस्करण 1918 में प्रकाशित हुआ और उसके 10 वर्ष पश्चात द्वितीय संस्करण 1928 में प्रकाशित हुआ। उस समय प्रसाद जी की आयु क्या थी? मात्र 20 वर्ष। तो 20 वर्ष की आयु तक उनके द्वारा जो कविताओं की रचना की गई, वे सारी कविताएं इस चित्राधार में संग्रहित हो गई। तो एक ही संग्रह है, परंतु उसमें जो कविताएं संग्रहित हुई वे सब पहले इंदु पत्रिका में प्रकाशित हो चुकी थी। ब्रज भाषा में रचित थी तो वे रचनाएं सरस्वती में तो प्रकाशित नहीं होती थी, पर इंदु पत्रिका, जिसका संपादन कार्य भी कुछ समय के लिए प्रसाद जी ने संभाला था, तो उस पत्रिका में इनकी वे सारी कविताएं प्रकाशित होती रही। चित्राधार में उर्वशी, कानन कुसुम, अयोध्या का उद्धार, बब्रू वाहन, वन मिलन, प्रेम राज्य, करुणालय, प्रेम पथिक, महाराणा का महत्व आदि का संग्रह किया गया। इसमें कुछ मुक्तक कविताएं रही, स्फुट कविताएं रही और कुछ आख्यान परक कविताएं रही। जो मुक्तक कविताएं थी, स्फुट कविताएं थी, वे पराग और मकरंद बिंदु इन शीर्षकों से संग्रहित की गई। और जो आख्यान परक कविताएं थी, जिनका विषय पौराणिक कथाओं से लिया गया, उसमें थी अयोध्या का उद्धार, वन मिलन, प्रेम राज्य। और इनमें से जो चित्राधार में संकलित रचनाएं हैं, जैसे कानन कुसुम है, प्रेम पथिक है, महाराणा का महत्व है, ये अलग से भी बाद में प्रकाशित हुई और ये रचनाएं विशेष महत्वपूर्ण भी रहीं।
परंतु प्रथम काव्य संग्रह के रूप में चित्राधार ही माना जाता है, जो उनकी काव्य यात्रा का पहला सोपान कहा जाता है। क्योंकि कवि को अभी उतना जीवन का अनुभव भी नहीं है और रचना करने का भी उतना अनुभव नहीं है, तो भाषा शैली की दृष्टि से एक अनगढ़ता भी दिखाई देती है। विषय की दृष्टि से भी एक प्रारंभिक, जैसे शिशुपन की जो कविताएं होती हैं, किशोर अवस्था की जो कविताएं होती हैं, जो उस समय मन के भाव होते हैं, वे इन चित्राधार की कविताओं में दिखाई देते हैं। अगर हम बात करें कि चित्राधार में जो कविताएं संग्रहित हैं, उनका वर्ण्य विषय क्या रहा, मूलतः उसमें मानवीय प्रणय को महत्व दिया गया, भक्ति एवं विनय विषय कविताएं रखी गई और प्रकृति से संबंधित, प्रकृति प्रेम को लेकर प्रकृति का स्वतंत्र चित्रण करते हुए प्रकृति का आलंबन रूप में भी और उद्दीपन रूप में भी वर्णन करते हुए कविताओं की रचना की गई। भक्तिपरक जो रचनाएं प्रसाद जी ने की, उनमें भक्ति की अपेक्षा जिज्ञासा का भाव हमें अधिक दिखाई देता है, और यही जिज्ञासा आगे चल कर के रहस्य में परिवर्तित हो जाती है, रहस्यवाद में, रहस्यानुभूति में परिवर्तित हो जाती है, जो छायावाद का मूल तत्व है। छायावाद की विशेषता ही ये रहस्यवादिता है, ये जिज्ञासा है। पंत की कविताएं देखिए, निराला की कविताएं देखिए, महादेवी वर्मा जी की कविताएं देखिए, उनमें ये जिज्ञासा का भाव दिखाई देता है, रहस्यवादिता का भाव और इसका बीज हमें कहाँ दिखाई देता है? प्रसाद जी की प्रारंभिक रचनाओं में, चित्राधार की रचनाओं में। और भक्ति का जो एक परंपरागत रूप मध्यकाल में चला आ रहा था, जहाँ पूर्ण समर्पण का भाव था, भगवान के प्रति पूरी आस्था निष्ठा का भाव था, वह भाव यहाँ परिवर्तित होता है। यहाँ पूज्य भाव के स्थान पर जिज्ञासा का भाव जागृत होता है। तो इस तरह से प्रसाद अपने समय में जो प्राचीन परंपरा से चली आ रही एक प्रवृत्ति है, उसको परिवर्तित करते हुए दिखाई देते हैं। इसी तरह से प्रकृति विषयक कविताएं, उनमें भी जो परंपरागत प्रकृति वर्णन चल रहा था, उन परंपरागत वर्णन को छोड़ करके, उसका परित्याग करके भिन्न भावों की सूक्ष्मता, नवीनता और विशिष्टता, वह इनकी रचनाओं में, चित्राधार की रचनाओं में विशेष रूप से दिखाई देती है। प्रकृति का बड़ा ही सजीव वर्णन है, बड़ा ही सूक्ष्म वर्णन है। चाहे वे प्रभात काल का वर्णन देखें, चाहे वो सांध्य काल का वर्णन देखें, रजनी का वर्णन देखें, तो उस वर्णन में सूक्ष्मता भी है, नवीनता भी है, भावों में भी नवीनता है। कहीं प्रकृति का मानवीकरण कर दिया गया है, उसका स्वतंत्र चिंतन के रूप में किस प्रकार से प्रकृति मानव की सहचरी बन कर के आती है, उसके सुख दुख के साथी बनती है, वह भाव हमें इनकी प्रकृति विषयक कविताओं में दिखाई देता है। चित्राधार में जो कविताएं संकलित की गई, उसमें भक्ति और श्रृंगार की प्रधानता होते हुए भी अनुभूति की सघनता है, अभिव्यक्ति की नवीनता है। कवि का जो भाव जगत है, वे नवीनता और विविधता से परिपूर्ण है। अभी हमने बात की थी कि चित्राधार की रचना, उसमें जो कविताएं संकलित हैं, वे सब प्रसाद की एक तो 20 वर्ष तक की आयु में लिखी गई है, और दूसरा वे द्विवेदी युग में लिखी गई है। और द्विवेदी युग की कविता में इतिवृत्तात्मकता थी, स्थूलता थी, नैतिकता का प्राधान्य था। वहाँ श्रृंगार, क्योंकि रीतिकाल एकदम श्रृंगारिक रचना थी, और उस रीतिकाल के श्रृंगार के विरोध में ही द्विवेदी जी नैतिकता की मान्यता को लेकर के, नैतिकता का प्रचार करने के लिए ही आगे आते हैं। और इस काल के जितने भी कवि हुए, वे मर्यादित श्रृंगार का वर्णन करते हैं। प्रेम का भी अगर चित्रण करते हैं तो बड़ा ही मर्यादित करते हैं। तो इस तरह से प्रसाद भी अब इस कविताओं में भक्ति का वर्णन करते हैं, तो वो समर्पण भाव की भक्ति नहीं है, वहाँ जिज्ञासा का भाव है। श्रृंगार का भी वर्णन कर रहे हैं,
तो उसमें भी अनुभूति की एक सघनता दिखाई देती है। तो इस तरह से प्रसाद जी का भाव जगत नवीनता और विविधता से परिपूर्ण रहा। अब हम बात करते हैं मित्रों उनकी काव्य रचना कानन कुसुम। ये भी चित्राधार में संग्रहित भी रही और इसका स्वतंत्र रूप से प्रकाशन भी हुआ। 1913 में इस रचना का प्रकाशन हुआ और यह खड़ी बोली की स्फुट कविताओं का पहला संग्रह है। इससे पूर्व उन्होंने अधिकांशतः कविताएं ब्रज भाषा में लिखी हैं। यहाँ कानन कुसुम उनका पहला संग्रह है जिसमें वे भाषा के स्तर पर परिवर्तन लाते हैं, ब्रज के स्थान पर खड़ी बोली को अपनाते हैं। और कानन कुसुम में भी जो कविताएं संकलित हैं वे अधिकांश कविताएं इंदु पत्रिका में प्रकाशित हो चुकी थी। अगर हम कानन कुसुम के वर्ण्य विषय की बात करें तो इसमें भी विनय, भक्ति, प्रकृति, पौराणिक आख्यानों पर आधारित कथात्मक कविताएं लिखी गई हैं। कवि की आरंभिक सृजन प्रक्रिया का चरण है, क्योंकि प्रारंभिक कविताएं हैं। उस समय कवि को जीवन का इतना अनुभव नहीं है, रचना करने का भी उतना अनुभव नहीं है, तो कविता में प्रौढ़ता का अभाव दिखाई देता है। और कानन कुसुम में जो भक्ति और विनय संबंधी कविताओं का संकलन किया गया है वे कविताएं हैं नमस्कार, मंदिर, विनय, पतित पावन, करुण क्रंदन, याचना आदि। और विनय भक्ति संबंधी इनकी कविताओं में प्रेम का मधुर, अलौकिक एवं आध्यात्मिक स्वर अभिव्यंजित दिखाई देता है। वे जो भक्ति भावना जो मध्यकाल में भक्त की एक अंधश्रद्धा थी, एक पूर्ण समर्पण का भाव था, उससे भिन्न एक नवीन भाव जगत को लेकर के लिखी गई हैं। और कवि जो है भक्ति भावना को तन्मयता से, समर्पण के भाव जगत से बाहर निकाल करके उसे समाज के लिए उपयोगी बनाने का भाव लेकर के प्रस्तुत हुए। तो इस तरह से जैसे हम उनकी एक कविता प्रभो देखते हैं और इसमें ईश्वर को वे प्रेम का प्रतिरूप मानते हैं। प्रेम क्या है? साक्षात ईश्वर है। इसीलिए वे क्या कहते हैं? प्रभो प्रेममय प्रकाश तुम हो, प्रकृति पद्मिनी के अंशु माली, असीम उपवन के तुम हो माली, धरा बराबर जता रही है। तो प्रभु को वो किस रूप में चित्रित कर रहे हैं? प्रेममय प्रकाश के रूप में। कोई रहस्यवादिता नहीं है, कोई अलग लोक में प्रभु का वास नहीं है, वे साक्षात प्रेम स्वरूप है। और असीम उपवन के तुम हो माली, धरा बराबर जता रही। तो मनुष्य के साथ ईश्वर का जो संबंध है वो एक सहचर का संबंध है, एक साथी का संबंध है, उनके साथ प्रेम का संबंध है। इस रूप में वे अपनी भक्ति भावना प्रस्तुत करते हैं। और जो प्रसाद जी ने कानन कुसुम में प्रकृति से संबंधित कविताएं लिखी, उन कविताओं में मुख्य रही नव वसंत, सरोज, प्रथम प्रभात, जलद आह्वान आदि। यहाँ भी कवि प्रकृति के प्रति आत्मीयता एवं जिज्ञासा की भावना प्रस्तुत करते हैं। प्रकृति के साथ एक रागात्मक संबंध स्थापित करते हैं। प्रकृति के साथ एक ऐसा संबंध जुड़ जाता है कि उसमें एक रहस्य का भाव उत्पन्न होता है। जैसे उनकी हम प्रथम प्रभात कविता देखते हैं, उसमें प्रसाद की रहस्यवादी प्रवृत्ति का आभास दिखाई देता है। और यही रहस्यवादी प्रवृत्ति आगे चल करके छायावाद का मुख्य केंद्र बनती है। छायावादी कविता पूर्णतया रहस्यवादी कविता रही है। तो उसका जो रहस्यवादिता का प्रारंभिक बीज है वह हमें कानन कुसुम में दिखाई देता है और छायावाद में आगे चल करके प्रसाद जी द्वारा ही पुष्पित पल्लवित होता है। कानन कुसुम में जो प्रकृति संबंधी कविताएं रही उनमें नूतनता भी है
मौलिकता भी है और समसामयिक विषयों के प्रति एक सजगता का भाव भी है। कवि प्रकृति के प्रति एक सजग भाव रहता है। वे पल पल परिवर्तित होती हुई प्रकृति को अनुभव करता है। प्रकृति किस प्रकार से कण कण में समाई हुई है और वो कण कण किस प्रकार से मानव जीवन को प्रभावित करता है, ये अनुभव करते हैं और फिर अपनी कविताओं में नव वसंत में, सरोज में, प्रथम प्रभात आदि में प्रस्तुति करते हैं। कानन कुसुम में प्रसाद स्वयं को परंपरा मुक्त करने में भी सक्रिय दिखाई देते हैं। वह प्रकृति का स्वरूप जो परंपरा से चला आ रहा था, चाहे हम भक्ति काल में देखते हैं या रीति काल में देखते हैं, जहाँ प्रकृति उद्दीपन का कार्य करती है, जहाँ प्रकृति मनुष्य के संयोग सुख को बढ़ाने में, वियोग को, विरह की व्यथा को बढ़ाने में आगे बढ़ती हुई दिखाई देती है, उद्दीपन का कार्य करती हुई दिखाई देती है। परंतु कानन कुसुम में जब वे कविताएं लिखते हैं तो वे उस परंपरा से अपने आप को दूर करते हैं और प्रकृति का एक स्वतंत्र रूप से चित्रण करते हैं। और ऐसे ही प्रसाद अतीत में जाते हैं। चाहे हम उनके नाटक देखते हैं, चंद्रगुप्त नाटक की उन्होंने रचना की, स्कंदगुप्त की, अजातशत्रु की। जब नाटकों की रचना करते हैं तो पौराणिक विषयों को, ऐतिहासिक विषयों को लेते हैं। इसी तरह से कविताओं में भी उन्होंने कुछ कथात्मक कविताओं की भी रचना की और कानन कुसुम में जो कथात्मक कविताएं हमें मिलती हैं, चित्रकूट, भरत, कुरुक्षेत्र, वीर बालक, ये पौराणिक आख्यानों पर आधारित है। वीर बालक ऐतिहासिक विषय पर आधारित है। चित्रकूट राम प्रसंग, जो चित्रकूट का प्रसंग है, उस पर आधारित है। और जो भरत कथात्मक एक कविता है, वे अभिज्ञान शाकुंतल, कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतलम से प्रभावित है। दुष्यंत शकुंतला का पुत्र भरत, जो बाल्यकाल से ही साहसी रहा और जो शेर के मुंह में हाथ डाल करके शेर के दांत गिनने का साहस करता है, जिस भरत के नाम से हमारा भारत नाम पड़ा, तो उस भरत के साहस को, उसके पराक्रम को केंद्र में रखते हुए कविता की रचना की। ऐसे ही कुरुक्षेत्र महाभारत से प्रभावित होकर के, और वीर बालक ऐतिहासिक कथा को लेकर के। तो अतीत की कथा को लेते हैं, प्रसंग को लेते हैं और उसको वर्तमान संदर्भ के साथ जोड़ करके प्रस्तुत करते हैं। ये प्रसाद जी की विशेषता रही। चाहे हम कहानियों के संदर्भ में देखें, नाटकों के संदर्भ में देखें या कविताओं के संदर्भ में, उनकी जो कथात्मक आख्यान परक कविताएं हैं जो कानन कुसुम में संकलित है, वे भी पौराणिक आख्यानों पर और ऐतिहासिक विषयों पर आधारित रही। प्रारंभिक काव्य संग्रह था कानन कुसुम, तो उसमें भी प्रौढ़ता का अभाव है। भले ही शैली की दृष्टि से परिष्कृति नहीं है, खड़ी बोली में अभी लेखन प्रारंभ किया है, इसलिए भाषा की दृष्टि से भी उतनी परिष्कृति नहीं है, परंतु एक प्रारंभिक सोपान के रूप में, एक प्रारंभिक रचना के रूप में कवि की मौलिकता, नवीनता, अनुभूति की सघनता हमें वहाँ भी दिखाई देती है। उसके पश्चात हम इस क्रम को आगे बढ़ाएं तो प्रसाद जी की अगली एक रचना है प्रेम पथिक। छोटी सी रचना, एक खंड काव्य है। इसकी रचना भी 1913 में हुई। ये एक प्रेम परक काव्य है। ब्रज भाषा में रचित, खड़ी बोली में इसका रूपांतरण किया गया। ये प्रसाद जी की विशेषता रही। उन्होंने प्रेम पथिक की रचना पहले ब्रज भाषा में की और बाद में इसी रचना को ही वे स्वयं ही खड़ी बोली में रूपांतरित भी करते हैं। तो ऐसा हिंदी साहित्य के इतिहास में अन्य किसी कवि ने नहीं किया। और इसी विशेषता को रेखांकित करते हुए रामस्वरूप चतुर्वेदी कहते हैं कि किसी रचना का यूं ब्रज भाषा से खड़ी बोली में रूपांतरित किया जाना स्वयं रचनाकार द्वारा अपने आप में अनूठा है और रचनाकार की भाषा निष्ठा में परिवर्तन का रचनात्मक साक्ष्य
प्रस्तुत करता है। तो ये उनकी एक विशिष्टता है, एक विशेष पहचान है। प्रेम पथिक में प्रसाद जी ने जो प्रेम का चित्रण किया है वह प्रेम दिव्य प्रेम है। वह प्रेम उच्च भाव भूमि पर स्थित है और ये प्रेम रीतिकालीन कवियों की तरह स्थूल प्रेम ना हो करके, वासना परक प्रेम ना हो करके, बाह्य प्रेम ना हो करके आंतरिक प्रेम है। ये प्रेम असीम और उज्जवल है। प्रेम पथिक में विषय का प्रतिपादन कवि ने बड़े ही सरल और स्वाभाविक ढंग से हृदय की रागात्मक वृत्ति पर स्वच्छंदतावादी शैली में किया गया है। जिस तरह से हम देखते हैं रीति मुक्त कवियों ने, घनानंद को देखते हैं, हम बोधा को देखते हैं, द्विजदेव की रचनाएं देखते हैं, तो उन्होंने जिस प्रकार से प्रेम का एक स्वाभाविक ढंग से वर्णन किया है, अपने व्यक्तिगत प्रेम को चित्रित किया है, उसी तरह से प्रसाद ने भी प्रेम पथिक में अपने हृदय की रागात्मक वृत्ति को स्वच्छंदतावादी शैली में प्रस्तुत किया है। और इसीलिए इस काल में स्वच्छंदतावादी कवियों की एक अलग ही पहचान बन गई। प्रेम पथिक में एक प्रेमी कवि की पीड़ा, उसकी कसक, उसकी आकांक्षा और मादकता की अभिव्यक्ति मिलती है। प्रेम पथिक पर हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आज के इसकी व्याख्यान को हम यहीं विश्राम देते हैं। अगली इस चर्चा को प्रेम पथिक को लेकर के हम अगले वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दें। नमस्कार।